एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता एंड आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 15 हाइड्रोकार्बन स्टैंडर्ड 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो गाइज लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था अपना चैप्टर नंबर 14 एंड आफ्टर द रिस्पेक्टिव कंप्लीशन ऑफ चैप्टर नंबर 14 ऑफ योर स्टैंडर्ड 11th नाउ वी आर स्विचिंग टू चैप्टर 15 विच इज हाइड्रोकार्बन, राइट। तो अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो होती है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होती है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी होती है, लेकिन उसी के लिए जिसके सारे के सारे बेसिक क्लियर हो। अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, 12th स्टैंडर्ड में जाके स्विच करते हैं। अब बताओ भाई, आप लोग डायरेक्टली अगर 12th स्टैंडर्ड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो क्या उनको समझेगा क्या? नहीं, क्योंकि उसको समझने के लिए भले वो ईजी होगा, लेकिन उसको समझने के लिए अपने बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, है ना। और बेसिक जो है वो 12th में कभी क्लियर नहीं होते, क्योंकि वहाँ तो डायरेक्टली रिएक्शंस है ना। तो इसीलिए वो बेसिक जो है वो 11th स्टैंडर्ड में होता है। अगर किसी ने भी 11th स्टैंडर्ड के ये दो चैप्टर्स देख लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, चैप्टर 14 और चैप्टर 15, तो मैं आई विल गिव यू अश्योरेंस कि आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना वो एकदम बेस्ट तरीके से हो जाएगा। उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपको सारे के सारे पार्ट्स ये दोनों चैप्टर के देखने पड़ेंगे। अब चैप्टर 14 तो वी हैव डन विथ इट, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग अपना देखेंगे चैप्टर 15 को, लेकिन ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका चैप्टर 14 था। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है और हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले और सबसे काम की चीज जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं वो है आपका हाइड्रोकार्बन। दिमाग में जो क्वेश्चन आता है, ये हाइड्रोकार्बन क्या चीज है? बड़ा अजीबोगरीब नाम है हाइड्रोकार्बन। क्या है ये हाइड्रोकार्बन? चलिए समझते हैं उस चीज को। द कंपाउंड, पहले सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देती हूँ। द कंपाउंड विच कंटेन्स द एलिमेंट्स carbon and hydrogen only are called as hydrocarbons. तो आप लोगों ने देखो यहाँ पे क्या देखा, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो इसके नाम में ही दो चीजें आ रही है, हाइड्रो और कार्बन। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जैसे लोगों के नाम होते हैं वैसे उनके काम होते हैं। अब इसका नाम ही है हाइड्रोकार्बन। नाम ही क्या है? हाइड्रोकार्बन है भाई। मतलब नाम में ही आपको दो चीजें आ रही है। कौन सी दो चीजें आ रही है? सबसे पहली चीज जो आपके नाम में आ रही है वो है हाइड्रोजन, और सेकंड थिंग जो नाम में आ रही है वो क्या है? कार्बन। मतलब आपके जो हाइड्रोकार्बन है ये ऐसे एलिमेंट है जिनमें सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट आते हैं। कौन से दो एलिमेंट? हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा यहाँ पे आपका कोई और एलिमेंट नहीं आता। ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है उन्हीं को आप लोग क्या बोलते हो? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। रट्टा मत माना कि जिसमें कार्बन, ऐसे रट्टा मत मारो, देखो उसको नाम में देखो और डेफिनेशन को फ्रेम करो, ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन। जो भी आपका हाइड्रोकार्बन होता है ना, हाइड्रोकार्बन, उसके आपके दो मेजर टाइप होते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला मेजर टाइप कौन सा होता है? सबसे पहला आपका हाइड्रोकार्बन का जो मेजर टाइप होता है वो होता है आपका ओपन चेन, और इसी ओपन चेन को ही आप लोग सारे के सारे एलिफैटिक भी बोलते हो, ठीक है। तो याद रखना है कि ऑल ऑफ यू, सभी को ये चीज़ याद रखना है कि ओपन चेन को ही आप लोग एलिफैटिक भी बोलते हो। और सेकंड रहता है आपका साइक्लिक। मतलब यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे मैंने ये देखा कि जो भी मेरे हाइड्रोकार्बन है उसके दो मेजर टाइप है। पहला है ओपन चेन और सेकेंड है मेरा साइक्लिक। दिमाग में क्वेश्चन आता है ये ओपन चेन और साइक्लिक क्या है? तो चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। अगर मैं बात करती हूँ ओपन चेन की, तो उसके नाम में ही क्या आ रहा है? उसके नाम में ही आ रहा है ओपन, है ना। मतलब ये एक चेन तो है, इन कंपाउंड्स में कार्बन एटम की चेन तो है, लेकिन वो चेन आपकी कैसी है? वो चेन है आपकी ओपन चेन। नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स कि ओपन है, वो ओपन, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे इस चेन को ड्रॉ करती हूँ, ध्यान से देखेंगे सारे के सारे, ध्यान से देखो तो ये चेन आपको कैसी दिख रही है? कार्बन एटम की चेन तो है, लेकिन ये चेन कैसी है? ये जो चेन है ना, ये चेन आपकी ओपन चेन है। क्या ये किसी भी एंगल से आपको साइक्लिक दिख रही है? नहीं। आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि इसका नाम ही है ओपन चेन, मतलब ये हर एंगल से कैसी है? ओपन है, वो साइक्लिक फॉर्म में नहीं है।
लेकिन अगर मैं वही साइक्लिक की बात करती हूँ तो जैसे कि उसका नाम ही है साइक्लिक, तो साइक्लिक नाम से आपको क्या पता चलता है कि वहाँ पे क्या होने वाली है, वहाँ पे साइकिल दिखेगी आपको। देखो कैसी साइकिल दिखेंगी, इस टाइप की साइकिल दिखेंगी, है ना, आपको वहाँ पे इस टाइप की साइकिल दिखेंगी, आपको वहाँ पे इस टाइप की साइकिल दिखेंगी। तो यहाँ पे आपको कार्बन एटम की रिंग दिख रही है, यहाँ पे आपको कार्बन एटम की साइकिल दिख रही है ना। देखो ध्यान से, ये कैसे रिंग के फॉर्म में, क्या ये ओपन है? ये देखो, ये भी साइक्लिक फॉर्म में, ये भी साइक्लिक फॉर्म में। तो किसी भी एंगल से ये आपको ओपन दिख रहा है क्या? नहीं, हर एंगल से ये आपको क्या दिख रहा है? साइक्लिक। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ कि ओपन चेन मतलब वो चेन जो ओपन रहती है, जिसके एंड्स ओपन रहते हैं, वो ओपन चेन है। और साइक्लिक मतलब वो रिंग फॉर्म ऑफ कार्बन जिसमें कार्बन रिंग फॉर्म में होता है, वो किसी भी एंगल से ओपन नहीं होती। तो ये हुए आपके हाइड्रोकार्बन के दो मेजर टाइप्स। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के पार्ट की तरफ, और हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अपन लोग ओपन चेन को कैसे क्या क्लासिफाई करते हैं। चलिए भाई देखते हैं। अगर मैं बात करती हूँ ना ओपन चेन की, तो ओपन चेन के आपके दो मेजर टाइप्स है। सबसे पहला होता है आपका सैचुरेटेड, और सेकंड रहता है आपका अनसैचुरेटेड। तो हाइड्रोकार्बन का जो आपका फर्स्ट टाइप था ओपन चेन मतलब ही एलिफेटिक, उसके फिर से और दो टाइप है। कौन से दो टाइप है? पहला है आपका सैचुरेटेड और सेकंड है आपका अनसैचुरेटेड। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये सैचुरेटेड क्या है और अनसैचुरेटेड क्या है? नाम तो बड़े अजीबोगरीब है, कुछ समझ ही नहीं रहा है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। चलिए समझते हैं भाई कि सैचुरेटेड मतलब होता क्या है। तो सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ तो ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड में आपके अल्केन्स आते हैं। ये अल्कीन्स क्या है, ये अल्कीन्स क्या है, ये अल्काइंस क्या है, ये सब आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी अपन इसको पढ़ते हैं ताकि अपना रिवीजन हो जाए। अब जो भी आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ना, अनसैचुरेटेड में भी दो टाइप है। पहला होता है आपका अल्कीन, ठीक है, और सेकंड रहता है आपका अल्काइन, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखो कि सैचुरेटेड का कौन सा टाइप है? अल्केन, और अनसैचुरेटेड में आपकी दो चीज़ें आती है, अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। चलिए अब समझते हैं ये अल्केन क्या है और अल्कीन क्या है और अल्काइन क्या है, ठीक है। एक बार मैं इसका डेफिनेशन लिखती हूँ। द सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन containing carbon-carbon single bond are called as alkenes। तो देखो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि जो भी आपके सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। ये डेफिनेशन को रट्टा मत मारो, ध्यान से देखो। अल्केन के ऊपर में क्या दिख रहा है? सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन दिख रहा है ना भाई, फिर से देखो, सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड एज अल्कीन्स। तो याद रखना, डेफिनेशन को रट्टा मत मारो, सिर्फ देखो सैचुरेटेड है, एलिफेटिक है, हाइड्रोकार्बन है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जिसमें आपके कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है आप लोग उसको अल्कीन बोलते हो। उसका जनरल फॉर्मूला भी लिख लेते। उसका जो भी आपका जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ये होता है आपके अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला। चलिए अब अपना अल्केन तो हो गया, अब अपन लोग देखते हैं अल्कीन और अल्काइन क्या होता है, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसको। द अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एज अल्कीन्स। चलिए तो यहाँ पे देखो कैसे लिखना है। ये अल्कीन्स कैसे है? अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। कैसे भाई? देखो अल्कीन अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जिसमें आपके कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आता है उसी को आप लोग क्या बोलते हो? उसी को आप लोग अल्कीन बोलते हो। और जो भी आपका अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है भाई? CnH2n, वही होता है CnH2n, ठीक है।
चलिए अब अपन लोग देखते हैं अल्काइन को कि अल्काइन क्या होता है। ठीक है, इसका भी एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर हम लोग एग्जाम्पल्स को समझेंगे, क्योंकि अगर मैं डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगी सिर्फ एग्जाम्पल समझाऊंगी तो वो तो बुक में भी है। आप लोग सोचते हो ना कि हमारे नोट्स भी पढ़ने चाहिए, इसलिए मैं नोट्स का भी प्रिपरेशन करवा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके नोट्स को। द अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन containing कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड are called as alkynes। चलिए और इसके जनरल फॉर्मूले को भी समझ लेते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपका N है, ये N का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। N का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। अगर मैं बात करती हूँ अल्केन की, तो अल्केन में आप लोगों ने क्या देखा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आता है ना। तो देखो डेफिनेशन कैसा है? सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, वही लिखा है, कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसके एग्जाम्पल को देखो जरा। अगर मैं बात करती हूँ इस एग्जाम्पल की, CH3 या ये वाले एग्जाम्पल को ले लो, CH3 CH2 CH2 CH3, तो आप लोगों ने यहाँ क्या देखा? आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि यहाँ पे आपके कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड ही है। यहाँ पे भी आपका हर तरफ कार्बन कार्बन का क्या है? सिंगल बॉन्ड ही है। क्या कहीं पे भी आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं, हर तरफ आपको कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया है। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, और N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते। अगर मैं बात करती हूँ अल्कीन की, तो सुनो अल्कीन का मतलब क्या होता है? द अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। नाम ही है अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जो दिखता है वही लिखना है। कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसमें आपके कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, कंटेनिंग एट लीस्ट वन। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितने होने चाहिए? मिनिमम एक तो भी होना चाहिए। कंटेनिंग एटलीस्ट वन, यहाँ पे एटलीस्ट वन भी लिखना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बोल रहे हैं सब में नहीं आना चाहिए, कम से कम एक भी होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन अल्कीन होने के लिए कंपाउंड तभी अल्कीन होगा जब उसमें कम से कम एक तो भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ज़्यादा से ज़्यादा रहे तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो भी आना चाहिए। ये क्राइटेरिया है। अब ज़रा इधर देखो इसके एग्जाम्पल को, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक और एग्जाम्पल देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो आप लोगों ने यहाँ क्या देखा? ये आपका अल्कीन है क्योंकि यहाँ पे कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन अपनी ये है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन मिनिमम कम से कम एक तो भी होना चाहिए। चलिए अब अल्काइन को डिस्कस कर लेते हैं कि अल्काइन क्या होता है। तो ये भी क्या है? अनसैचुरेटेड। किसका टाइप है ये? अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें आपके कार्बन और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है। इसके भी एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जैसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या तो फिर इसको ले लो, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा? यहाँ पे भी आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे भी आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये क्या हुआ? ये आपका अल्काइन हुआ। यहाँ पे भी याद रखना, यहाँ पे भी एटलीस्ट वन होना चाहिए। मतलब कहना मुझे ये है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर बहुत सारे रहते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन कम से कम एक तो भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुए आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के टाइप्स, अल्केन्स अल्कीन्स और अल्काइंस। तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं एग्जाम्पल्स को मिटाऊंगी यहाँ से, क्योंकि और फर्दर मुझे आपको इन चीज़ों का क्लासिफिकेशन पढ़ाना है। तो पहले इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि क्लासिफिकेशन तो बहुत बड़ा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए भाई अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखो क्या देखा, जो भी आपके अल्केन्स होते हैं ना, अल्केन्स के फिर से दो टाइप होते हैं। पहला होता है आपका स्ट्रेट चेन और दूसरा होता है आपका ब्रांच अल्केन। पहला आपका क्या होता है? पहला होता है आपका स्ट्रेट चेन अल्केन्स
और सेकंड रहता है आपका ब्रांच अल्केन। तो अल्केन्स के भी दो टाइप है, स्ट्रेट चेन अल्केन और ब्रांच अल्केन्स। सारी चीज़ों को समझेंगे, एक बार इसके क्लासिफिकेशन को लिख लेते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ अल्कीन्स की, तो अल्कीन्स के भी दो मेजर टाइप होते हैं। पहला होता है आपका स्ट्रेट चेन अल्कीन और सेकंड रहता है आपका ब्रांच अल्कीन। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ अल्काइन की, तो अल्काइन के भी वैसे ही आपके दो टाइप होते हैं। पहला होता है आपका स्ट्रेट चेन अल्काइन और सेकंड रहता है आपका ब्रांच अल्काइन। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि सभी के टाइप्स ऑलमोस्ट सेम है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दिमाग में क्वेश्चन आता है ये स्ट्रेट चेन और ब्रांच क्या है। अब देखो कैसा है ना, अगर आपको स्ट्रेट चेन और ब्रांच समझ गया ना, तो समझ जाना कि आपको ये सारे के सारे क्लासिफिकेशन भी अपने आप ही समझ गए। तो अपन लोग समझ लेते हैं कि स्ट्रेट चेन और ब्रांच क्या होता है। जरा ध्यान से देखना, सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ स्ट्रेट चेन की, सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखना। स्ट्रेट चेन में क्या होता है, आपको यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो हर तरफ दिखेगा, लेकिन ये एक ही फॉर्म में दिख रहे, देखो सीधी लाइन के फॉर्म में दिख रहे। क्या आपको ऊपर नीचे कुछ ब्रांचेस दिख रही है क्या? नहीं, ये सीधे सीधे एक लाइन में है। सारे के सारे कार्बन बड़े ही सीधे साधे हैं, सीधे सीधे एक ही लाइन में चल रहा है वो, ना तो ऊपर कुछ है ना तो नीचे कुछ है, सीधे सीधे है ना। तो ये आपका क्या हुआ, स्ट्रेट चेन अल्कीन। अगर मैं बात करती हूँ ब्रांच अल्कीन की, तो ब्रांच में देखो क्या होगा, यहाँ पे आपके सीधे सीधे लाइन तो रहेगी, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऊपर आ जाएगा, कुछ नीचे आ जाएगा, कुछ साइड में आ जाएगा, कुछ इधर आ जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि कार्बन कार्बन की सिंगल चेन नहीं है, सिंगल चेन के साथ साथ कुछ ऊपर में है, कुछ नीचे में है, कुछ साइड में है, कुछ आजू बाजू में है। तो क्या ये सीधे साधे हैं? नहीं। क्या ये स्ट्रेट चेन है? नहीं। ये आपके कैसे है, ये आपके ब्रांच के फॉर्म में, इसीलिए आप लोग इसको क्या बोलते हो, ब्रांच अल्केन। ठीक है, चलिए अब मैं बात करती हूँ स्ट्रेट चेन अल्कीन की। स्ट्रेट चेन अल्कीन में देखो क्या होगा, अल्कीन में होता क्या है, अल्कीन में आपका कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आता है। लेकिन ये कैसे है, ये सारे के सारे एक सीधी लाइन में है, ना तो ऊपर कुछ है ना तो नीचे कुछ है। तो ये अल्कीन आपके कैसे है, बड़े ही सिंपल है, बड़े ही सादे सूदे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्ट्रेट चेन अल्कीन। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ ब्रांच अल्कीन की, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट ब्रांच अल्केन जैसे ही है। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड निकाल लिया। अब जरा इधर देखो अपन क्या कर रहे हैं, ब्रांच है, नाम में ही आ रहा है ब्रांच। ब्रांच अगर नाम में ही आ रहा है तो उसके अंदर में झाड़ के जैसी क्या है, ब्रांचेस है। अगर आपने देखा होगा तो झाड़ को अलग अलग तरीके से ऐसी ऐसी ब्रांचेस होती है, देखा है क्या भाई सबने, उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रांचेस। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में ऊपर कुछ लटक रहा है, नीचे कुछ लटक रहा है, साइड में कुछ लटक रहा है, इधर कुछ लटक रहा है, तो वो आपकी क्या है, वो आपकी क्या है, ब्रांचेस है। उसी को टर्म को आप लोग क्या बोलते हो, ब्रांचिंग। समझ में आए? देखो यहाँ पे अगर ऊपर एक CH3 आ गया, नीचे आ गया, साइड में आ गया, तो ये भी क्या है, ब्रांचिंग फॉर्म में। और अल्काइन भी वैसे ही रहेगा, अल्काइन को समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो भी वैसे ही रहेगा, सिर्फ वहाँ पे कार्बन कार्बन का क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो फिलहाल अपन ने क्या देखा कि अल्केन में कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड आता है, अल्कीन में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आता है, अल्काइन में कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड आता है। स्ट्रेट चेन में कार्बन सीधे सीधे एक ही लाइन में रहते हैं, लेकिन ब्रांच में क्या होता है, ऊपर नीचे उसकी ब्रांचेस होती है, ब्रांचिंग होती है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करती हूँ साइक्लिक की। जो भी आपके साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है ना, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के भी दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है आपका सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और सेकेंड टाइप होता है आपका अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो आपके साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के भी दो मेजर टाइप है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। यहाँ पे सैचुरेटेड का ज़्यादा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन अनसैचुरेटेड का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। तो अपन समझ लेते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड यहाँ पे क्या रहेगा। अगर मैं बात करती हूँ सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड की, तो वहाँ पे रिंग तो आएगी, वहाँ पे आपकी कार्बन कार्बन की रिंग तो आएगी भाई। देखो कार्बन कार्बन की रिंग तो आई, क्योंकि ये दोनों किसके टाइप है, ये दोनों ही साइक्लिक के टाइप है। मतलब ये भी साइक्लिक रहेगा और जाहिर सी बात है वो भी आपका साइक्लिक ही रहेगा, है ना, ये भी आपका साइक्लिक फॉर्म में रहेगा। लेकिन देखो फर्क क्या है, यहाँ पे इसका नाम है सैचुरेटेड, मतलब यहाँ पे आपके कार्बन और कार्बन का कैसा बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड। लेकिन इसका नाम है अनसैचुरेटेड, तो यहाँ पे क्या रहेगा, कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड, क्योंकि रिंग के अंदर में ट्रिपल बॉन्ड तो पॉसिबल ही नहीं है।
रिंग के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा आप डबल बॉन्ड को डाल सकते हैं, बट ट्रिपल बॉन्ड कभी भी नहीं डाल सकते। अगर ट्रिपल बॉन्ड डालेंगे तो रिंग ही पॉसिबल नहीं है, वो रिंग बन ही नहीं पाएंगी। ठीक है भाई, तो सैचुरेटेड में आपके रिंग तो है लेकिन कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, और अनसैचुरेटेड में रिंग तो है लेकिन कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड के दो मेजर टाइप देखो कौन से। पहला होता है आपका एरोमेटिक रिंग, और सेकंड रहता है आपका नॉन एरोमेटिक। एक रहता है एरोमेटिक और एक रहता है आपका नॉन एरोमेटिक। अब एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने इसको अभी पढ़ाया ना तो इसका मतलब एक्सप्लेनेशन इतना भी इजी नहीं कि मैं यहाँ पे बता दूँ। ये इसको पढ़ाने के लिए कम से कम मुझे 3 से 4 ब्लैक बोर्ड लगेंगे, हकेल्स रूल पढ़ाना पड़ेगा। इसको पढ़ाने के लिए भी कम से कम मुझे 2 से 3 वाइट बोर्ड लगेंगे, तो इतने से पार्ट में ये एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। इसलिए फिलहाल के लिए आप बस इतना ही समझो कि साइक्लिक के 2 मेजर टाइप है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड के भी 2 मेजर टाइप है, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ये क्या होंगे वो मैं आपको समझाऊंगी, थोड़ा सा वेट करो, जब चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो ये सारी डिटेल में समझाऊंगी, टेंशन बिल्कुल मत लो। मैंने आपको क्या बताया, सैचुरेटेड में रिंग में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा, लेकिन अनसैचुरेटेड में रिंग में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है। तो ये हुआ आपका हाइड्रोकार्बन का होल एंड सोल क्लासिफिकेशन विथ ऑल द डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स एंड मच मोर थिंग। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड लेट्स मूव अहेड। चलिए भाई, अभी हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन को तो देख लिया ना, अब हम लोग देख रहे हैं आपका आगे का पार्ट। और ये जो आगे का पार्ट है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे कैसे निकाले जाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते क्या है, अल्केन्स कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करता है, वो सारी चीज़ें अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत काम का है, आपके बहुत सारे बेसिक्स यहाँ से क्लियर होंगे। चलिए भाई, देख रहे हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को, कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हेडिंग डालती हूँ मैं, तो चलिए समझते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है। ठीक है, द कंपाउंड्स और द आइसोमर्स, एक बार इसके डेफिनेशन को लिख के इसको समझते हैं फिर समझेंगे। द कंपाउंड्स और द आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, having same molecular formula but different structural formula are called as structural isomers. And the phenomena is called as चलिए भाई, डेफिनेशन का बोरिंग काम जो था लिखने का वो तो मैंने लिख लिया। अपन लोग समझते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं। आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि ऐसे कंपाउंड या ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका कैसा रहता है, सेम रहता है, लेकिन उनका डिफरेंट क्या है, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपका सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा है, डिफरेंट है। 2 कंपाउंड कंसिडर करो फिलहाल के लिए, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनके स्ट्रक्चर कैसे है, डिफरेंट है। डिफरेंट स्ट्रक्चर है मतलब ही डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक है, तो अपन कंसिडर करते हैं 2 एग्जाम्पल को, क्योंकि एग्जाम्पल देखे बिना ये समझना बहुत डिफिकल्ट काम है। ठीक है, चलिए समझते हैं इस चीज को। जरा ध्यान से देखना भाई, आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना वो है आपका C4H10। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका क्या है, C4H10, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो क्या होता है, C4H10। तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आपका इसका इस कंपाउंड का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इस कंपाउंड का भी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10, और इस कंपाउंड का भी आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है आपका C4H10। ठीक है, तो
तो दोनों केसेस में आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कैसा है, सेम है। लेकिन ज़रा इधर देखो, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर अलग है और यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर अलग है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हुए। कैसे क्या? क्योंकि यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो है C4H10 और यहाँ पे भी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10। तो दोनों केसेस में आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर कैसे है, अलग है। देखो ना, ये ऐसा स्ट्रक्चर है और ये देखो कैसा है, मतलब दोनों केसेस में आपके स्ट्रक्चर कैसे है, डिफरेंट है। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और उसी फिनोमिना को आप लोग क्या बोलते हो, उसी फिनोमिना को आप लोग बोलते हो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आई होप सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चरल आइसोमर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन से हाइड्रोकार्बन शो करते हैं, कौन से हाइड्रोकार्बन शो नहीं करते। अगर कोई हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करते हैं तो कितने हाइड्रोकार्बन शो करते हैं, कैसे शो करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या है, नेम्स क्या है, वो सारी चीज़ें अभी अपन डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में। तो चलिए देखते हैं उस पार्ट को। तो देखो भाई, आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अगर मैं बात करती हूँ अल्केन्स की, अगर मैं अल्केन्स की बात करती हूँ, जरा ध्यान से समझना। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ CH3, ठीक है। सबसे पहले मैं मीथेन लिखती हूँ, सबसे पहले मैं मीथेन लिखती हूँ, ठीक है। फिर मैं लिखती हूँ इथेन, फिर मैं लिखती हूँ आपका प्रोपेन, और फिर लिखती हूँ ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, ठीक है। इस टाइप से मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, ठीक है। चलिए समझते हैं। आप ज़रा ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, ध्यान से। जो भी आपका मीथेन होता है, मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला देखो क्या होता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है आपका C3H8। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है आपका C4H10। पेंटेन का फॉर्मूला होता है आपका C5H12 और हेक्सेन का फॉर्मूला होता है आपका C6H14। तो इस टाइप से मैंने सभी के फॉर्मूले लिख दिए। तो सबसे पहले मैंने आपके अल्केन का नाम लिखा और उसके बाद में मैंने क्या लिखा, उसके बाद में मैंने सारे के सारे अल्केन्स का आपका फॉर्मूला लिख दिया। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे आप लोगों ने क्या जाना, स्ट्रक्चरल आइसोमर सारे के सारे अल्केन्स शो नहीं करते। कुछ कंडीशन होती है स्ट्रक्चरल आइसोमर को एक्सप्लेन करने के लिए। सारे के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं दिखाएंगे, इसमें से कुछ ही सिलेक्टेड रहेंगे जो आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर दिखाएंगे। फिर दिमाग में कौन सा क्वेश्चन आता है कि कौन से रहेंगे जो स्ट्रक्चरल आइसोमर को दिखाएंगे और कौन से ऐसे अल्केन रहेंगे जो आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को नहीं दिखाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि कौन से है, कौन से नहीं है। कंडीशन देखो क्या है, कंडीशन ये है स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको वही दिखाएंगे जो कंपाउंड में द कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन एटम ग्रेटर देन 3, जिनमें आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 से ज़्यादा होंगे, 3 से ज़्यादा होंगे, ग्रेटर देन 3, वही आपको मैं लिख देती हूँ अच्छे से यहाँ पे, कार्बन एटम ग्रेटर देन 3, मतलब वही अल्केन आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमर दिखाएंगे जिनमें कार्बन एटम 4 से ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि अगर कार्बन एटम 3 आते हैं ना तो स्ट्रक्चरल आइसोमर ही फॉर्म नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो भाई सोचो, मैं सारी चीज़ समझाती हूँ, एक बार समझ लेते हैं। तो कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके 3 से ज़्यादा होने चाहिए, तभी जाके वो आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर दिखाएंगे। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका कार्बन एटम कितना है, 1। तो एक बार मैं यहाँ पे चार्ट बना देती हूँ। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। चलिए समझते हैं। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो है वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपका कार्बन एटम कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो क्या 3 से ज़्यादा है, नहीं, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करती हूँ C2H6 की, मतलब इथेन की, यहाँ पे आपके कार्बन कितने हैं, 2, 3 से ज़्यादा है क्या, नहीं, तो ये भी नहीं दिखाएंगे। चलिए अब बात करते हैं प्रोपेन की। यहाँ पे आपके कार्बन एटम कितने हैं, 3 है, 3 से ज़्यादा है क्या, नहीं। अपनी कंडीशन क्या है, 3 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये भी नहीं दिखाएगा। अब देखो C4H10 जो है, यहाँ पे कार्बन एटम 4 है, तो 3 से कैसे है, ज़्यादा, तो ये आपको दिखाएगा।
यहाँ पे 5 है, ये भी आपको दिखाएगा, यहाँ पे 6 है, ये भी आपको दिखाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि कुछ कंडीशन है स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करने के लिए। वो कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 से ज़्यादा होना चाहिए। दिमाग में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्रोपेन क्यों नहीं दिखाएगा भाई, हमको वो तो समझाओ। सुनो, प्रोपेन में तो टोटल कार्बन कितने हैं, प्रोपेन में आपके टोटल कार्बन है 3। अब आप ही ज़रा बताओ भाई, इस 3 कार्बन को मैं और कैसा लिख सकती हूँ? अगर मैंने इसको ऐसा लिखा तब भी वो सेम ही है, अगर मैंने इसको ऐसा लिखा तब भी वो सेम ही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि प्रोपेन को आप अलग अलग तरीके से लिखने की कोशिश करोगे, ज़रूर करोगे, हर कोई करने वाला है, ऐसा लिखेगा, ऐसा लिखेगा, ऐसा लिखेगा। बट यहाँ पे है ना, आप लोग ये ऑब्जर्व करते हो कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स नंबरिंग वाइज इक्विवेलेंट ही है। भले दिखने में वो थोड़े अलग लग रहे हैं, बट नंबरिंग वाइज वो सिमिलर ही है। इसलिए जो प्रोपेन होता है वो आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता। अब ब्यूटेन दिखाता है, कितने दिखाता है वो अपन को देखने का है। तो अपन लोग देखेंगे कितने दिखाता है, मैं यहाँ पे वो नहीं लिखूंगी, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि कैसे वो दिखाता है और कितने ऑब्जर्व होते हैं, उनका नाम क्या होता है, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप सभी को इतना पॉइंट समझ गया कि स्ट्रक्चरल आइसोमर दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कंडीशन क्या है, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। चलिए भाई, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपके जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन कौन दिखाता है, कौन कौन नहीं दिखाता है। अब हम लोग उसी के आगे का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आपके सपोज अगर मैं बात करती हूँ ब्यूटेन की, तो वो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दिखाएगा। नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है, मैटर ये करता है कि हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करते आते हैं या नहीं। फिर हम देखेंगे कि पेंटेन आपको कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दिखाता है और उसके स्ट्रक्चर्स क्या है। हेक्सेन आपको कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दिखाता है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या है, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं अपने इस पार्ट को। तो सबसे पहले और सबसे काम का पॉइंट जो मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ ना भाई, वो हम लोग देख रहे हैं आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम लोग देख रहे हैं ब्यूटेन के, कि ब्यूटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे करेंगे। अगर मैं बात करती हूँ ब्यूटेन की, तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो आपका ब्यूटेन होता है उसका फॉर्मूला होता है C4H10। मतलब आपके जो ब्यूटेन का फॉर्मूला है वो क्या है, वो है C4H10। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। चलिए आ जाओ इधर, सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। देखो मैक्सिमम केसेस में होता क्या है, मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि भले आपको फॉर्मूला आ गया लेकिन आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करते नहीं आता। तो अब देखो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कार्बन कितने दिख रहे हैं 4, इसलिए मैंने यहाँ पे टोटल कितने कार्बन लिखे 4, क्योंकि मुझे जाहिर सी बात है 4 कार्बन दिख रहे थे, इसलिए मैंने कार्बन में कितने लिखे 4 लिखे। अब हाइड्रोजन कैसे काउंट करना, कहाँ पे 3 लगाना, कहाँ पे 2 लगाना, बड़ी प्रॉब्लम जाती है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आपको कार्बन 4 दिख रहे ना, सबसे पहले आप 4 कार्बन को लिख दो। तो लिख दिया भाई 4 कार्बन को। अब क्या करेंगे, बस हर तरफ डैश 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 ऐसे कर दो, डैश लगा दो। हाइड्रोजन का फिलहाल अपने से कोई लेना देना नहीं कि 3 हाइड्रोजन है या 2 है, उससे अपना कोई लेना देना नहीं है, बस आप ऐसे लगा दो। अब हर तरफ आप क्या करेंगे, हर तरफ हाइड्रोजन को अटैच कर दो, बस भाई हर तरफ आप लोग इसी तरीके से हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे। कर दिया। यहाँ पे आपने सबसे पहले एक बार चेक कर लेना कि यहाँ पे कार्बन 4 है तो यहाँ पे बराबर 4 कार्बन है या नहीं है, या गलती से हमने ज़्यादा तो नहीं लगा दिया, वो भी चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहला ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसका नाम होता है एन ब्यूटेन। ये एन का मतलब क्या होता है, ये एन का मतलब होता है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, सीधी चेन। आप लोगों ने देखा क्या ऊपर में कोई नीचे में कोई ब्रांचिंग है क्या, नहीं, कोई भी यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है, ये सीधी चेन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, मतलब ही एन ब्यूटेन। ये हुआ आपका पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर, किसका, ब्यूटेन का। अब अपन सेकेंड स्ट्रक्चरल आइसोमर देखेंगे आपके ब्यूटेन का। चलिए अब जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी आपके टोटल कार्बन कितने हैं, 4। मतलब जाहिर सी बात है कि जितने कार्बन मुझे ड्रॉ करना था मैंने उतने ही कार्बन ड्रॉ किए। ये कभी भी एक बार चेक कर लेना, कभी कभी दिखता 4 है अपन 5 ड्रॉ कर लेते, वैसा दिस शुड नॉट हैपन एक्चुअली, है ना। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर्स।
यहाँ पे आपके कार्बन 4 है, तो मैंने देख लिया कि 4 कार्बन है। अब ज़रा अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आप लोगों ने, एक सेकेंड, यस, यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ये वाले जो ग्रुप है ना आपके सारे के सारे, ये ग्रुप कैसे हैं, ये वाले जो आपके सारे के सारे ग्रुप हैं, ये ग्रुप आपके सेम है। और जब भी 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप आपके सेम आ जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग कौन सा टर्म यूज़ करते हो, आइसो। तो ये आपका जो नाम है इसका, ये क्या है, ये है आपका आइसोब्यूटेन। ठीक है, बस आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आपका जो ब्यूटेन होता है, मतलब आपका जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है ब्यूटेन का, मतलब ही C4H10 का, वो टोटल कितने होते हैं, 2। तो ब्यूटेन के वैसे तो आप बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ये भी चीज़ हमको ध्यान रखना है कि वो स्ट्रक्चरल आइसोमर ही होने चाहिए। आइसोमर तो बहुत निकालेंगे, लेकिन सारे के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर थोड़ी रहेंगे। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो भी आपका ब्यूटेन होता है, मतलब जो भी आपका C4H10 होता है, या जो भी आपका ब्यूटेन होता है, ठीक है, वो आपको टोटल 2 आइसोमर दिखाता है, शोस 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर। वो आपको कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर दिखाता है, वो आपको 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर दिखाता है। ठीक है, तो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। मैंने क्या क्या बताया, मैंने यहाँ ये बताया कि ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 होता है। अब इसमें कार्बन 4 है, मतलब 3 से ज़्यादा है, मतलब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर तो दिखाएगा। कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर ब्यूटेन आपको दिखाता है, 2। एक रहता है आपका N ब्यूटेन, N ब्यूटेन में भी कार्बन 4 ही है, और आइसोब्यूटेन में भी आपके कार्बन 4 ही है। N ब्यूटेन का नाम N क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे सीधी लाइन में है, ऊपर नीचे कोई अल्किल ग्रुप की ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए उसका नाम है N ब्यूटेन, मतलब ही नॉर्मल ब्यूटेन। और अगर मैं बात करती हूँ आइसोब्यूटेन की, तो आइसो में आपने क्या देखा, आपने यहाँ ये देखा कि आपके जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप सेम है, और जब भी ग्रुप सेम आते हैं तो आप लोग उसको क्या बोलते हो, आइसो। तो इसलिए उस ब्यूटेन का नाम क्या रहेगा, आइसोब्यूटेन। तो ये हुए आपके 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। अब अपन देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, कि जो आपका पेंटेन होता है वो कैसे कैसे अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को शो करता है। उससे पहले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए भाई, अब देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, क्योंकि ब्यूटेन के बाद में क्या आएगा, पेंटेन ही आएगा ना। चलिए भाई देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पेंटेन। अब जैसे कि इसका नाम ही है ना, अगर आप लोग इसके नाम को ही ध्यान से देखते तो इसके नाम में ही आ रहा है पेंटेन। पेंट का मतलब ही क्या होता है, 5, पेंटेन है ना। ब्यूटेन में 4 कार्बन, तो पेंटेन में कितने कार्बन रहेंगे, ऐसे याद रखना, पेंटेन पंचतंत्र 5, तो आपके कार्बन यहाँ कितने रहेंगे, 5 कार्बन रहेंगे, है ना, 5 कार्बन रहेंगे भाई। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C5H12, ये रहेगा आपके पेंटेन का फॉर्मूला। हाँ भाई हाँ, यही रहेगा पेंटेन पंचतत्व, मतलब आप समझ जाओ, पंचतत्व होते हैं ना कुछ, तो भी 5 बोलते हैं उसको, ऐसे याद रखो, है ना। तो C5 और H12 ये आपका क्या रहेगा, ये आपके पेंटेन का फॉर्मूला रहेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपको पेंटेन दिखाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं वो सारी चीज़ों को एकदम बेस्ट वे में। ठीक है भाई, तो ये मैंने ड्रॉ किए आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। अब देखो आपको क्या ध्यान देना है, आपको यहाँ पे जो सबसे काम की पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं, 5। तो स्ट्रक्चर्स को आगे समझने से पहले सबसे पहले काम जो आप करेंगे वो कार्बन को काउंट करके देखेंगे कि क्या कार्बन जितने हमने एक्सपेक्ट किए थे उतने ही हैं या कम है या ज़्यादा है। देखो भाई यहाँ पे कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन कितने हैं, 5 है। हाँ भाई 5 कार्बन है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, हाँ भाई यहाँ भी 5 ही है। 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 ही है। क्योंकि हाइड्रोजन तो वैसे भी आप लोग करेक्टली ड्रॉ करोगे, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के बॉन्डिंग के हिसाब से, कार्बन के वैलेंसी के हिसाब से उतने ही हाइड्रोजन आएंगे। जो सबसे ज़्यादा काम की बात है वो है नंबर ऑफ कार्बन, वो आपको चेक करते वक्त बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, मतलब जाहिर सी बात है ये भी आपका पेंटेन ही है, ये भी पेंटेन ही है,
और ये भी आपका पेंटेन ही है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि तीनों केसेस में आपके टोटल कार्बन 5 ही है, मतलब तीनों के तीनों आपके पेंटेन है, इतना तो गारंटी है। अब ज़रा इस चीज़ को ध्यान से समझना। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे सारे के सारे जो भी कार्बन एटम है ना, वो स्ट्रेट चेन में है, एक सिंगल लाइन में है। कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है, ना तो आपका ऊपर कुछ है ना तो आपका नीचे कुछ है। कार्बन कैसे है? सीधे के सीधे एक लाइन में है, और एक लाइन में है मतलब ही वो सारे के सारे कार्बन कैसे? सीधे साधे है, सिंपल है, नॉर्मल है। इसीलिए N फॉर मैंने क्या लिखा है? नॉर्मल। तो उसका मतलब क्या हुआ? N पेंटेन। तो आई होप सभी को क्लियर हुआ है कि इसका नाम N पेंटेन क्यों है, क्योंकि सारे के सारे कार्बन आइटम एक सिंगल लाइन में है ना, सीधे सिंपल है, सीधे साधे, इसलिए नॉर्मल पेंटेन मतलब ही N पेंटेन। अब जरा इधर देखो, आपने क्या ऑब्जर्व किया? यहाँ पे आपके ये दोनों के दोनों ग्रुप कैसे है? यहाँ पे आपके ये दोनों के दोनों ग्रुप सेम है, और कभी भी अगर आपके ग्रुप सेम आते हैं तो आप लोग यहाँ पे कौन सा नाम यूज़ करते हो? आप लोग यहाँ पे यूज़ करते हो आइसोनेम, है ना। तो अगर सारे के सारे कार्बन एक सिंगल लाइन में है तो उसको बोलेंगे N, मतलब ही नॉर्मल पेंटेन। अगर आपके दो ग्रुप सेम आते हैं तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे? आइसो। ठीक है, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो तो ये कंपाउंड में आपने क्या देखा कि ये जो कार्बन है ये इक्वली सराउंडेड है मिथिल ग्रुप से, तो इसका एक नाम होता है नियोपेंटेन। क्या नाम होता है इसका? नियोपेंटेन। तो ये चीज़ याद रखो। वैसे तो आप इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। IUPAC नेम भी लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपन लोगों को कॉमन नेम भी पता होने चाहिए। IUPAC तो लिखो भाई, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन उसी के साथ साथ अगर कॉमन नेम पता हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि कभी कभी पेपर में कॉमन नेम का भी वो लोग यूज़ करते हैं। तो ये तो अपन ने उनके कॉमन नेम लिखे। ये क्या थे? ये तो थे भाई उनके कॉमन नेम, राइट। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनके IUPAC नेम को भी लिख लेते हैं। तो IUPAC नेम को लिखने से आपका जो कंसेप्ट है ना, वो और भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा, है ना, और याद हो जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं भाई अब इसके IUPAC नेमिंग को। अगर मैं बात करती हूँ IUPAC नेमिंग की, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जैसे कि 5 कार्बन है तो इसका नाम सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? पेंटेन ही रहेगा। अगर मैं नीचे की बात करती हूँ, ज़रा ध्यान से देना, अगर कभी भी हम लोग IUPAC में नाम देते हैं तो IUPAC में आपको क्या देना पड़ता है? नंबरिंग। तो चलिए नंबरिंग देंगे 1 2 3 4, है ना। IUPAC नेमिंग में हमेशा आपको नंबरिंग देना पड़ता है। अब दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा था वो ये था कि मैं नंबरिंग लेफ्ट से दूँ या राइट से दूँ। बड़ा क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करूँ या राइट साइड से। तो देखो भाई, ये कंसेप्ट अब मैं आपको फिर से नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 14 में बहुत डिस्कस किया। चैप्टर नंबर 14 में तो मुझे लगता है 2 से 3 लेक्चर मैंने पूरे IUPAC पढ़ाने के लिए लिए, जिसमें मैंने बस आपको एक लेक्चर में तो पूरा यही समझा है कि आप नंबरिंग लेफ्ट से देंगे या आप नंबरिंग राइट से देंगे, यही चीज़ समझा अपन ने। अगर आप लोग याद करते हो तो मैंने आपको IUPAC में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, बस यही पढ़ाया कि नंबरिंग लेफ्ट से देंगे या राइट से देंगे और कौन से डायरेक्शन से सही देंगी। तो मैंने आपको क्या बोला था? पहला पॉइंट था ऑलवेज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट अल्किल चेन ऑफ कार्बन एटम। तो ये आपकी लॉन्गेस्ट अल्किल चेन ऑफ कार्बन है। एंड नंबरिंग हमेशा ऐसे देना जैसे आपके फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए। नंबरिंग हमेशा उस साइड से देना जिस साइड से आपके फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए। छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए। याद है या नहीं है भाई, या भूल गए सारे के सारे? चैप्टर 14 में यही सेंटेंस को 50-50 बार बोल के बनाया था भाई, याद करो सारे के सारे। देखो, अगर मैं नंबरिंग राइट से देती थी ना तो मेरे फंक्शनल ग्रुप को, मेरे अटैच अल्किल ग्रुप को 3rd नंबर मिलता था, जो कि गलत था। बट अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट साइड से देती हूँ, अगर मैं आपकी नंबरिंग देती हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, तो आप लोगों ने क्या देखा कि आपके फंक्शनल ग्रुप को 2nd नंबर मिल रहा है, जो कि कैसा है? जो कि कम है। अब आपने क्या देखा? यहाँ पे क्या है? ध्यान से देखो भाई, सभी लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे। 2nd पोजीशन पे क्या है? मिथिल है। इसलिए मैंने क्या लिखा? इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 2 मिथिल। और ये वाले कार्बन के चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, इसलिए इसका नाम क्या आएगा? ब्यूटेन। आई होप सभी को क्लियर हो गया। लॉन्गेस्ट अल्किल चेन में कितने कार्बन है? 4, इसलिए वहाँ ब्यूटेन आया। 2nd पोजीशन पे मिथिल है, इसलिए 2 मिथिल ब्यूटेन। नंबरिंग लेफ्ट से क्यों दिया? क्योंकि लेफ्ट से देने पर आपके अटैच अल्किल ग्रुप को 2nd नंबर मिल रहा है, और फंक्शनल ग्रुप को या अटैच ग्रुप को हमेशा छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए। चलिए अब इधर आ जाओ। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो ये आपकी लॉन्गेस्ट अल्किल चेन है। नो डाउट आप वर्टिकल वाली भी अगर सिलेक्ट करते थे तो वो भी लॉन्गेस्ट अल्किल चेन ही है। अब आपको क्या करना है? आपको नंबरिंग देना है। ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3।
आप अगर यहाँ से भी देंगे तो भी फंक्शनल ग्रुप को 2 ही नंबर मिल रहा है, लेफ्ट से दो या राइट से दो, इस एग्जाम्पल में फंक्शनल ग्रुप को सेम ही नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं एक सोच लेती हूँ कि मैं नंबरिंग लेफ्ट से दे रही हूँ। ठीक है, अब जरा इधर देखो, आपका जो लॉन्गेस्ट अल्किल चेन है उसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 है ना, और 3 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या होता है, 3 कार्बन वाले अल्केन का नाम होता है प्रोपेन। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा आपका प्रोपेन। अभी आपको समझ में आया मैंने प्रोपेन क्यों लिखा, क्योंकि लॉन्गेस्ट अल्किल चेन में टोटल 3 कार्बन है। अब जरा और आगे बढ़ते, देखो यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन पे मिथिल है ऊपर में, और नीचे में भी आपके सेकंड पोजीशन पर ही मिथिल है। मतलब आपने यहाँ ये देखा कि लॉन्गेस्ट अल्किल चेन में टोटल 3 कार्बन थे, और 3 कार्बन का मतलब प्रोपेन होता है, वो मैंने लिख दिया। अब सेकंड पोजीशन पे ऊपर भी मिथिल है, नीचे भी मिथिल है ना, तो सेकंड पोजीशन पे मिथिल कितने बार आए, 2 बार। कौन से पोजीशन पे 2 बार मिथिल आए, सेकंड पोजीशन पर। इसलिए मैं क्या लिखूंगी, 2,2। मैंने 2 को 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि दोनों के दोनों मिथिल सेकंड पोजीशन पर ही है, इसलिए मैंने लिखा 2,2। अब मैं मिथिल तो यहाँ पे लिखती हूँ, नो डाउट मैं मिथिल तो यहाँ पे लिखती हूँ, लेकिन यहाँ पे मिथिल के पास में क्या आएगा, डाई मिथिल आएगा, ट्राई मिथिल आएगा, या मोनो मिथिल आएगा, डाई मिथिल, क्योंकि यहाँ पे मिथिल कितने हैं, 2। तो चलिए भाई अब लिखते हैं इसको। ठीक है, तो ये हुआ आपका IUPAC नेम, या तो कॉमन नेम, सारे के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि जो भी आपके पेंटेन होता है, जो भी आपका पेंटेन है, वो आपको टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर दिखा रहा है, जो भी आपका पेंटेन होता है वो शो करता है टोटल कितने, 1 2 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो अभी अपन ने इसके पहले क्या देखा था कि जो भी आपका ब्यूटेन होता है वो टोटल आपको 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर दिखाता है, जो भी आपका पेंटेन है वो टोटल आपको कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर दिखाता है, 3। अब अपन देखेंगे लास्ट वाला थिंग, जिसमें हम लोग देखेंगे ऑल द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। जैसे ब्यूटेन के बाद में पेंटेन आता है, तो पेंटेन के बाद में क्या आता है, 6 कार्बन वाला अल्केन, मतलब ही आपका हेक्सेन। अब बुक में क्या है ना, हेक्सेन के उन्होंने नहीं दिए, लेकिन ऐसा नहीं चलता है, हमको तो सभी सीखना है ना। अगर मैं ब्यूटेन और पेंटेन का पढ़ लूंगी और आपको पढ़ा दूंगी तो वो फाइन नहीं है। बुक में भले हेक्सेन का नहीं दिया है, लेकिन अपन तो हेक्सेन का भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे आपके कंसेप्ट एक्चुअली क्लियर होंगे कि कैसे कैसे बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, तो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग देखते हैं हेक्सेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को, जो कि बुक में नहीं दिया बट अपन उसको डिस्कस करेंगे। चलिए भाई, अब हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। चलिए देखते हैं कि कौन से आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स रहेंगे हेक्सेन के, उसको भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, कि हेक्सेन आपको कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दिखाता है। अगर मैं बात करती हूँ हेक्सेन की, तो हेक्सेन का आपका फॉर्मूला जो है उसमें टोटल 6 कार्बन आएंगे। रीजन 6 क्यों है, क्योंकि नाम है हेक्सेन, हेक्स का मतलब ही क्या होता है, 6, तो आप वैसे ही समझ जाओ कि उसमें टोटल कार्बन कितने रहेंगे, 6। C6H14 ये उसका फॉर्मूला होता है। तो अगर हम लोग बात करें हेक्सेन की, तो हेक्सेन का फॉर्मूला क्या है, C6H14। ठीक है, अब देखते हैं कि हेक्सेन आपको टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दिखाता है। जैसे कि मैंने बताया कि ब्यूटेन आपको 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर दिखाता है, पेंटेन आपको 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर दिखाता है, और अब देखते हैं हम लोग कि हेक्सेन आपको कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर दिखाता है और कैसे दिखाता है, उनका नाम क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सारी चीजें भी अपन डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं 1 बाय 1 वो सारी चीजों को। एक बार मैं सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करती हूँ, फिर आपको समझा के देती हूँ, टेंशन बिल्कुल मत लो, आपको भी समझा के दूंगी। एक बार अपन समझ लेते हैं उस चीज को।
चलिए भाई, अब मैंने ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स तो ड्रॉ कर दिए। अब अपन लोग समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसे क्या है और आपको कैसे क्या बनाना है, क्योंकि एक बार मैंने ड्रॉ कर लिया तो अपना मिस्टेक नहीं होगा, है ना। तो चलिए समझते हैं कि कैसे क्या ये आए। सबसे पहले सभी में आप काउंट कर लो कि कार्बन 6 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6, तो हाँ यहाँ पे भी कार्बन 6 है, ये करेक्ट है। 1 2 3 4 5 6, हाँ 1 2 3 4 5 6। पहले काउंट कर लेना कि 6 है या नहीं है, क्योंकि कभी कभी अपन ज़्यादा या कम भी निकाल लेते हैं, दैट शुड नॉट हैपन। 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 है। नीचे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 है। तो आपने क्या देखा, आपने यहाँ ये देखा कि हर जगह पे आपके नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 ही है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो ये आपका हेक्सेन तो है ही, हेक्सेन तो आपका ये है, क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल 6 कार्बन तो दिख रहे हैं। लेकिन ज़रा ध्यान से देखो, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखते हो ना, तो ये सारे के सारे जो आपके कार्बन हैं ये एक सिंगल लाइन में आ रहे हैं। अगर आपके सारे के सारे कार्बन एक सिंगल लाइन में आते हैं, ना ऊपर कुछ ब्रांचिंग है ना नीचे कुछ ब्रांचिंग है, ना साइड में कुछ ब्रांचिंग है ना उधर साइड में कुछ ब्रांचिंग है, ना ऊपर ना नीचे ना साइड में ना इधर, ब्रांचिंग कहीं पे भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको कैसी चेन दिख रही है, सीधी की सीधी चेन दिख रही है, आपको स्ट्रेट चेन दिख रही है ना। तो अगर आपको कभी भी स्ट्रेट चेन दिखती है तो उसी का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल, और नॉर्मल का मतलब ही क्या होता है, एन। तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका आपका नाम रहेगा एन हेक्सेन। तो आई होप सभी को समझ में आया ये एन हेक्सेन कैसे क्या है। रीज़न उसका सबसे बड़ा क्या है, सारे के सारे एटम आपके एक स्ट्रेट चेन में हैं, एक सिंगल लाइन में है, ऊपर नीचे ब्रांचिंग कुछ भी नहीं है, वो नॉर्मल है, इसलिए एन हेक्सेन। ठीक है, उसको आप हेक्सेन भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ज़रा इधर आओ, अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो IUPAC नाम देने के लिए सबसे पहले हमको जो काम करना पड़ता है ना, वो क्या होता है, वो होता है आपका नंबरिंग और लॉन्गेस्ट अल्कील चेन का सिलेक्शन। तो सबसे पहले मैंने लॉन्गेस्ट अल्कील चेन को सिलेक्ट किया। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है ऑलवेज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट अल्कील चेन ऑफ कार्बन एटम। इसीलिए सबसे पहले मैंने लॉन्गेस्ट अल्कील चेन ऑफ कार्बन एटम को सिलेक्ट किया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नंबरिंग देना है। तो नंबरिंग हम लोग कौन से साइड से देंगे, दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि नंबरिंग मेरे को लेफ्ट साइड से देना चाहिए या नंबरिंग मुझे राइट साइड से देना चाहिए, किस साइड से मैं नंबरिंग दूँ। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आप लोग IUPAC नाम लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो हमेशा आप लोग नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से आपके फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए। हमेशा नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से आपके फंक्शनल ग्रुप को या अटैच ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए। इधर आओ भाई, इधर देखो सारे के सारे। यहाँ से अगर आप लोग राइट से लेफ्ट से करते थे ना, तो 1 2 3 4, इस मिथिल वाले कार्बन को 4 नंबर मिलता था, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता। बट राइट से करने से क्या हुआ, 1 2, अटैच ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिला, इसलिए आपने नंबरिंग कौन से साइड से की, राइट साइड से। अब नाम लिखते हैं। आपका सेकंड पोजीशन पे क्या है, मिथिल है, इसलिए मैंने क्या लिखा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 2 मिथिल, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर मिथिल है। अब देखो लॉन्गेस्ट अल्किल चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है आपके लॉन्गेस्ट अल्किल चेन में, और 5 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या होता है, पेंटेन। तो ये हुआ आपका नाम। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं। अगर मैं नीचे की बात करती हूँ तो सबसे पहले तो आप लोग लॉन्गेस्ट अल्किल चेन ऑफ कार्बन एटम को सिलेक्ट करेंगे। हाँ भाई, कर लिया मैंने लॉन्गेस्ट अल्किल चेन ऑफ कार्बन एटम को सिलेक्ट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नंबरिंग देना है। चलिए नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5। अब देखो क्या होता है ना, यहाँ पे आप लोग नंबरिंग चाहे लेफ्ट से दो चाहे राइट से दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि जो आपका अटैच ग्रुप है, मतलब ही जो आपका फंक्शनल ग्रुप का फॉर्म है, मतलब ही जो आपका ये वाला अटैच अल्किल है ना, ये बीच में आ रहा है, ये बीच में वाले कार्बन पर है। तो अगर लेफ्ट से भी नंबरिंग दिया तो 3 नंबर ही मिलेगा, और अगर आपने राइट से भी नंबरिंग दिया तो भी 3 नंबर ही मिलेगा, क्योंकि वो बीच में है ना। तो अब देखते हैं, यहाँ पे आपको मिथिल तो दिख रहा है, कौन से पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, इसलिए इसका नाम क्या आएगा, इसीलिए आपका इसका नाम जो आएगा ना, वो आएगा 3 मिथिल, क्योंकि आपका मिथिल 3rd पोजीशन पे। अब ज़रा इधर देखो, ये आपके अल्केन में टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या रहता है, पेंटेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आप लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट अल्किल चेन ऑफ कार्बन एटम को सिलेक्ट करेंगे। तो ये है आपकी लॉन्गेस्ट अल्किल चेन ऑफ कार्बन एटम। अब क्या करेंगे, अब नंबरिंग देंगे।
तो नंबरिंग अगर आप लोग किसी भी साइड से देते हो तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रीज़न क्या होगा? रीज़न ये होगा कि आपके यहाँ पे जो भी दोनों के दोनों मिथिल ग्रुप है वो बीच में आ रहे हैं। देखो ना, ये भी बीच में है और ये भी बीच में है, मतलब दोनों के दोनों मिथिल ग्रुप एग्जैक्टली आपके बीच में आ रहे हैं, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप नंबरिंग कहीं से भी देते हो तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, नंबरिंग लेफ्ट से दो राइट से दो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो हम लोग क्या लिखेंगे, आपने यहाँ ये देखा कि आपके सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, 2 3 लिखा। 2 3 क्यों लिखा? क्योंकि सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन दोनों पे ही आपका मिथिल ग्रुप है ना, इसलिए 2 3। अब मिथिल ग्रुप टोटल कितने हैं? 2 मिथिल ग्रुप है, और जब भी 2 मिथिल ग्रुप आते हैं तो नाम क्या रहेगा? डाइमिथिल। आगे बढ़ेंगे, लॉन्गेस्ट अल्किल चेन में आपके टोटल कितने कार्बन है? 4, और 4 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या रहता है? ब्यूटेन। ठीक है, नीचे आ जाओ, यहाँ पे भी आप लोग सबसे पहले लॉन्गेस्ट अल्किल चेन ऑफ कार्बन एटम को सिलेक्ट करेंगे। देखो ये चेन को कुछ लोग कंसिडर करेंगे, बट ये चेन में सिर्फ और सिर्फ 3 ही कार्बन है, और हमारा रूल क्या कहता है? लॉन्गेस्ट अल्किल चेन ऑफ कार्बन एटम को सिलेक्ट करो। अब नंबरिंग देना है, नंबरिंग हमेशा उसी साइड से देंगे जिस साइड से आपके फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए। अब जरा इधर देखो, यहाँ पे आपके सेकंड पोजीशन पे भी मिथिल है और यहाँ पे भी आपके सेकंड पोजीशन पे ही मिथिल है, मतलब दोनों के दोनों मिथिल कौन से पोजीशन पे? सेम सेकंड पोजीशन पे, इसलिए मैंने 2 2 लिखा। आई होप सभी को क्लियर हुआ कि मैंने यहाँ 2 बार 2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये मिथिल भी सेकंड पे ही और ये मिथिल भी आपके सेकंड पोजीशन पे है, इसलिए 2 2। टोटल मिथिल कितने हैं? 2, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? डाइमिथिल। और आगे बढ़ते हैं, अब जरा इधर देखो, इस चेन में आपके टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4। पैरेंट चेन में लॉन्गेस्ट अल्किल चेन में कितने कार्बन है? 4, और 4 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या रहता है? ब्यूटेन। तो इस टाइप से मैंने ये सारे के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाए। यहाँ से आपको एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, और वो पॉइंट क्या क्लियर हो रहा है कि आपके जो भी आपका हेक्सेन होता है, जो भी आपका हेक्सेन होता है, हेक्सेन शोज, हेक्सेन आपको कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर दिखाता है? जरा देखो, 1 2 3 4 5, तो हेक्सेन शोज 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। हेक्सेन आपको टोटल 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करता है। आई होप सभी को ये पॉइंट एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया है। अब देखो आपको याद क्या रखना है, क्योंकि याद रखने का भी तरीका होता है ना, तो देखो कैसे याद रखेंगे। पहले तो एन हेक्सेन बना दो, फिर देखो क्या करना है, 2 मिथिल पेंटेन 3 मिथिल पेंटेन। मतलब देखो पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझो उस चीज़ को। पहले आपने हेक्सेन लिखा, हाँ लिखा, हेक्सेन के बाद में क्या आता है? पेंटेन पेंटेन आता है, तो मैंने पेंटेन पेंटेन लिखा। एक बार लिखा 2 मिथिल पेंटेन, एक बार लिखा 3 मिथिल पेंटेन। तो सबसे पहले आप हेक्सेन लिख दो, तो एक काम खत्म हो गया। हेक्सेन के नीचे वाला अल्केन कौन सा है? पेंटेन, इसलिए मैंने दोनों तरफ पेंटेन लिखा। एक बार आप लिखो 2 मिथिल पेंटेन, एक बार आप लिखो 3 मिथिल पेंटेन। अब पेंटेन के नीचे वाले अल्केन का नाम क्या है? ब्यूटेन, तो इसलिए मैंने दोनों बार ब्यूटेन लिखा। एक बार लिखो 2 3 डाइमिथिल ब्यूटेन, एक बार लिखो 2 2 डाइमिथिल ब्यूटेन। तो देखो नाम देखो कैसे है। सबसे पहले आप लिखेंगे एन हेक्सेन, क्योंकि ये हेक्सेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो आप लोग एन हेक्सेन लिखेंगे, तो लिख दिया एन हेक्सेन। हेक्सेन के नीचे वाले अल्केन का नाम क्या? पेंटेन, तो दोनों तरफ मैंने पेंटेन लिखा। एक बार लिखेंगे 2 मिथिल पेंटेन, एक बार लिखेंगे 3 मिथिल पेंटेन। ठीक है, इधर आ जाओ, पेंटेन के नीचे वाले अल्केन का नाम क्या है? ब्यूटेन, तो मैंने दोनों बार ब्यूटेन लिखा। एक बार लिखेंगे 2 2 डाइमिथिल ब्यूटेन, एक बार लिखेंगे 2 3 डाइमिथिल ब्यूटेन। काम खत्म। चलिए, तो बात खत्म। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बुक में नहीं दिया है, जबकि मेरे ख्याल से देना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत काम का है। तो पहले आप लोग इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। Okay, let's stop here guys. Thank you very much for watching this video. Keep watching my video. Please do like, share, comment and subscribe to our channel if you haven't yet subscribed, and share among your friends too. And comments too, because your comments are very much motivating to me for making the next series of lectures. Thank you very much.